अपन ने पिछली क्लास में आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर जो संकुल यौगिकों में समावता पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो समावताएं पाई जाती है उन समावताओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जो आपके संकुल यौगिक है उनमें जो उनकी स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को बताने के लिए वीबीटी सिद्धांत आया था। वीबीटी सिद्धांत में संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में क्या क्या कहा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि वीबीटी संकुल यौगिकों के स्थायित्व के लिए क्या कहती है। वीबीटी के अनुसार आपके संकुल यौगिक स्थायी कैसे होंगे इसको अपन वीबीटी से समझेंगे कि जो आपके संकुल यौगिकों में स्थायित्व पाया जाता है वो कैसे संकुल आपके स्टेबल होंगे और उनका स्थायित्व किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज अपन देखेंगे। तो देखो वीबीटी ने संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए, यानी दो सिद्धांत दिए। एक है आपका विद्युत उदासीनता सिद्धांत, दूसरा है आपका पाई बॉन्डिंग सिद्धांत या पश्चबंधन सिद्धांत, जिसे बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो संकुल यौगिकों में स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए जो पहला सिद्धांत दिया वीबीटी ने वो था आपका विद्युत उदासीनता सिद्धांत। अब विद्युत उदासीनता सिद्धांत की बात करते हैं। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। देखिए आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल या विद्युत उदासीनता सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले अपन बात करते हैं ये सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के द्वारा अपन संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या कहता है कि संकुल यौगिकों के निर्माण के दौरान आपका कोई भी संकुल यौगिक, मान लो किसी भी संकुल यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान आपके जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स क्या करते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम्स को जिससे वह जुड़े हुए हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। कौन दान करेगा, आपका जुड़ा हुआ लिगेंड, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वह लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स युग्म के दान करने के दौरान जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेगी किससे, लिगेंड से, और उस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान आपका क्या बनेगा, उपसह संयोजक बंध, यानी जितने भी आपके लिगेंड्स हैं केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और उस बंध के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु है जो आपको उसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन देने के दौरान आपका केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स द्वारा दिए जाएंगे वैसे वैसे आपके सेंट्रल मेटल एटम्स हैं उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। यानी जैसे किसी लिगेंड्स द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतनी बात के लिए वापस से बता रहा हूँ कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करते हैं। इस दौरान उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इतना अधिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि आपका संकुल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम्स है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संकुल यौगिक का स्थायित्व घटता जाएगा। इस विद्युत उदासीनता सिद्धांत को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है आपका आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर आपकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित है। ठीक है, जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो आपका लिगेंड क्या है, यहाँ पे H2O आपका लिगेंड है वो
उपसंयोजक बंध द्वारा आयरन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अगर अपन बात करें कि ये एक H2 मॉलिक्यूल आपका एक इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु आयरन को देता है, तो H2O द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन आयरन धातु को दिए जाएंगे। कितने आयरन इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? 6। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन? इसलिए दिए जाएंगे कि जो आपकी लिगेंड्स की संख्या है, H2O की जो संख्या है, H2O की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 H2O मॉलिक्यूल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु पर? 6 इलेक्ट्रॉन्स का 6 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो आपकी आयरन है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा -6। कितना होगा? -6। किसके द्वारा? H2O के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु से 6 बॉन्ड बनाएगा, यानी 6 उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो एक उपसंयोजक बंध बनाने पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करता है। तो आयरन्स के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म जाएंगे? कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? कितने बॉन्ड बनेंगे? टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। तो 6 चार्ज किस पे आएगा? आयरन के ऊपर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। अब -6 चार्ज तो आ गया। इस -6 चार्ज में से -3 चार्ज तो -3 चार्ज है, जो -3 है, वो तो आपके जो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्या है? +3। ये जो ऑक्सीजन अवस्था है +3, ये केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था को बताती है। यानी जो +3 चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो +3 चार्ज है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था को बताता है। ठीक है, अगर अपन इसके ऊपर इसके ऑक्सीजन अवस्था निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखना, देखिए इसको मैं x मान लेता हूं। इसको क्या माना मैंने? x माना। ठीक है, अब आपको पता है H2O मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, यानी उदासीन दाता परमाणु है। मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, H2O मॉलिक्यूल पे कुछ भी चार्ज नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। कितने मॉलिक्यूल है? 6 है। अपन निकाल रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु आयरन की। ठीक है, तो क्या चार्ज क्या है? 0 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके 6 अणु किसके हैं? H2O के। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आ गया आपका +3। तो x + 6 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा? आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, और आपका ये क्या आ गया? +3। तो x क्या आ गया? +3। और x क्या है? आपकी आयरन धातु। तो आयरन पे चार्ज क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है आपका आयरन धातु पे जो चार्ज निकल के आया, जो आवेश निकल के आया, वो क्या है? +3 है। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? +3। अब अपन क्या बोल रहे थे? विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार कि जो H2O मॉलिक्यूल्स है उसने 6 बॉन्ड बनाए। किससे? आयरन धातु से, आयरन मेटल से 6 बॉन्ड बनाए। इसलिए जो आयरन पर आवेश आया वो कितना आ गया? -6। क्यों? क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया इसको, आयरन को। तो आपके -6 चार्ज आ गए इसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, इनमें से इस -6 में से जो +3 चार्ज है आयरन का, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी -3 तो आपके +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था थी किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की, उससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका टोटल चार्ज कितना बचा? -3। यानी इस आयरन के ऊपर -3 अभी प्रेजेंट अवस्था में चार्ज उपस्थित है। किसके अनुसार? विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब -3 चार्ज उपस्थित है तो ये सिद्धांत ये कहता है कि इतना अधिक -3 चार्ज है यदि किसी संकुल के ऊपर, ये सिद्धांत आपका ये कहता है कि -3 चार्ज किसी धातु के ऊपर या किसी संकुल यौगिक में उपस्थित धातु के ऊपर स्थित होता है तो आपका
चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत ने एक साथ में एक बात और बोली, वो यह है कि जो माइनस का 3 चार्ज है, जो माइनस का 3 चार्ज है, वह माइनस का 3 चार्ज केंद्रीय धातु परमाणु पर एक परमाणु पर उपस्थित ना होकर उस संकुल यौगिक के सभी परमाणुओं पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, इस सिद्धांत ने ये बोला कि जो माइनस का 3 चार्ज निकल के आया, वैसे तो माइनस का 6 था, लेकिन प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था से अपन ने प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था से इसके माइनस का 3 चार्ज है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल आपका चार्ज निकल के आया वो माइनस का 3 निकल के आया। तो माइनस का 3 चार्ज है, इसलिए आपका संकुल यौगिक क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी धातु पर यदि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो माइनस का 3 चार्ज होने की वजह से ये संकुल क्या है, आपका अनस्टेबल है। तो इस सिद्धांत ने एक और बात बताई, वो यह है कि जो माइनस का 3 चार्ज है वो माइनस का 3 चार्ज अकेली सेंट्रल मेटल पर उपस्थित ना होकर पूरे कॉम्प्लेक्स में उपस्थित जितने भी परमाणु है, आपके संकुल यौगिक में जितने भी परमाणु है, उन परमाणुओं पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा या इस प्रकार से वितरित हो जाएगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में किसी भी परमाणु पर इकाई धनावेश से अधिक आवेश नहीं बचता। यानी कि ये जो माइनस की 3 चार्ज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इस पूरे संकुल में जो आपके परमाणु है, आयरन धातु है या और परमाणु है, उसके ऊपर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर इकाई धनावेश से अधिक आवेश आपका उपस्थित नहीं रहता और आपका संकुल यौगिक स्थायी हो जाता है। आई बात समझ में? इतनी चीज क्लियर है। ये तो बताया स्टेबिलिटी के बारे में, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो आवेश का वितरण है, जैसे मान लो कोई चीज किसी कॉम्प्लेक्स में H2 मॉलिक्यूल है या किसी में NH3 लिगेंड है, ये H2 भी क्या है, आपका लिगेंड है और NH3 भी क्या है, लिगेंड ही है। तो H2 लिगेंड और NH3 लिगेंड अगर किसी संकुल यौगिक में उपस्थित है तो इस H2 में मान लो आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम पे, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे 6H2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आपका पॉजिटिव चार्ज है वो केंद्रीय धातु परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए इन्होंने ये भी बताया कि संकुल यौगिकों में जो आपका आयरन धातु और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह बॉन्डिंग पूर्ण रूप से सहसंयोजक ना होकर आंशिक रूप से उसमें थोड़े आयनिक कैरेक्टर भी उपस्थित होते हैं। ये भी बताया किसने, विद्युत उदासीनता सिद्धांत ने। उन्होंने ये भी क्या बताया कि आपका जो आयरन और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जैसे मान लो आपकी ये आयरन धातु है, ये तो आपकी मेटल है और इसके बीच में मान लो कोई लिगेंड्स है, जैसे H2 जुड़ा हुआ है या कोई भी मान लो साइनाइड लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। H2 की जगह में ऑक्सीजन को माना, H2 लिगेंड है आपका, जैसे H2 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो जो ये बॉन्ड्स बनेगा आपका, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड पूर्ण रूप से सहसंयोजक ना होकर उसमें आंशिक आयनिक कैरेक्टर भी उपस्थित होते हैं। ये किसने बताया, विद्युत उदासीनता सिद्धांत ने। तो आयनिक कैरेक्टर अगर आपके उपस्थित है तो आपका जो बॉन्ड है, जो इस बॉन्ड्स में जो चार्ज होंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कुछ धातु लिगेंडों के द्वारा आयनिक कैरेक्टर शो किए जाते हैं और साथ में सहसंयोजक कैरेक्टर भी शो किए जाते हैं, तो उस संकुल में अगर आंशिक आयनिक कैरेक्टर उपस्थित है तो उस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयंस पर आंशिक धनावेश उपस्थित रहेगा या आवेश का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ये किसने बोला,
उदासीनता सिद्धांत में। साथ में ये भी बात बोली कि अगर मान लो कि आपका आयरन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, आयरन ऑक्सीजन को आपके कुछ संयोजन द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड आपको मान लो 50% आयनिक कैरेक्टर रखता है और 50% क्या रखे, सहसंयोजक रखे, तो आपका जो इस आयरन धातु पर जो आवेश निकल के आएगा उस आवेश का मान या तो शून्य होगा या सेंट्रल मेटल एटम पर इकाई धनावेश ही क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। जबकि यदि मान लो ये जो आपका बॉन्डिंग है ये पूर्ण ये बंध पूरा सहसंयोजक बंध उपस्थित है, मान लो इसका पूरा कैरेक्टर इस बॉन्ड के जो पूरे कैरेक्टर है वो कोवलेंट कैरेक्टर है, मतलब सहसंयोजक टाइप का है ये पूरा बॉन्ड, तो 100% मान लो ये 100% आपका सहसंयोजक बंध है, तो इस आयरन के ऊपर आपका जो आवेश होगा वो क्या होगा, -3 ही होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो कुल मिला के इस सिद्धांत ने क्या बताया, इस सिद्धांत ने यही बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एस्ट्रो लिगेंड्स हैं, एस्ट्रो धातु है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करने के बाद में जो आपके केंद्रीय धातु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो -6 जनरेट हुआ। जैसे ही -6 चार्ज जनरेट हुआ तो ये क्या कर देता है, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसमें से क्या हो गया आपका +3 चार्ज, तो -6 में से आपका कैंसिल हो गया, तो -3 तो +3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वो टोटल सर्कल पे जो चार्ज केंद्रीय धातु पे जो चार्ज बचा वो आपका बचा केवल -3, उसमें भी संकुल ये -3 में संकुल की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या चीज बोली, उन्होंने बताया कि ये जो -3 चार्ज है वो अकेले आयरन एटम पर उपस्थित ना होकर संकुल यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, संकुल यौगिक पर एक परमाणु पर आंशिक धनावेश से अधिक आवेश नहीं बचता और संकुल क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है। ये तो है आपका क्या, विद्युत उदासीनता सिद्धांत। क्लियर है, ये क्लियर है। तो अपन आगे दूसरा सिद्धांत और बात करेंगे। आपका विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्लियर है। आगे बात करेंगे संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत और आया। ये सिद्धांत विद्युत उदासीनता सिद्धांत किसने दिया था, वीबीटी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ये दिया गया था वीबीटी ने ही। संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए आपका पहला सिद्धांत दिया वो था विद्युत उदासीनता सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा इस सिद्धांत के अलावा एक इससे भी अच्छा सिद्धांत आया, वो सिद्धांत है आपका पाई बॉन्डिंग सिद्धांत या पक्षबंध सिद्धांत। पाई बॉन्डिंग सिद्धांत और भी अच्छे से संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी की व्याख्या करता है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, वो है आपकी पाई बॉन्डिंग सिद्धांत या पक्षबंध सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट थ्योरी है पाई बॉन्डिंग सिद्धांत या पक्षबंध सिद्धांत या इसको और नाम से पाई बंद करने का सिद्धांत। तो आगे दूसरा सिद्धांत आपका पाई बंद बनने का सिद्धांत या बैक बॉन्डिंग थ्योरी भी बोलते हैं या पक्षबंध सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, पक्षबंध सिद्धांत। पक्षबंध सिद्धांत, तो देखो पक्षबंध सिद्धांत क्या है। सबसे पहली बात करते हैं कि पक्षबंध सिद्धांत क्यों दिया गया, जब विद्युत उदासीनता सिद्धांत ही दे दिया था संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए, तो पक्षबंध सिद्धांत की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखिए इस सिद्धांत को इसलिए दिया गया, इस सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसे मान लो कि आपका संकुल यौगिक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु से जो आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो मान लो उस लिगेंड की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मान लो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण उस धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में पर्याप्त आयन
आयनिक गुण किन कंपाउंड्स में उपस्थित होते हैं, जिनमें दो परमाणु की विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर होता है, उन कंपाउंड्स में आपके आयनिक कैरेक्टर उपस्थित होते हैं। यानी उन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वह बॉन्डिंग आपकी आयनिक प्रकृति की होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके लिगेंड की जो अपना लिगेंड है उसकी विद्युत ऋणता बहुत कम है, तो लिगेंड और धातु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें पूर्ण रूप से आयनिक कैरेक्टर नहीं होंगे। आयनिक कैरेक्टर नहीं होंगे तो ऐसे कंपाउंडों की व्याख्या करने के लिए आपका पश्चबंध सिद्धांत या पाइप बॉन्डिंग सिद्धांत दिया गया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के बारे में भी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से अपन इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पश्चबंध सिद्धांत क्या कहता है। मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल के आपके ये है p ऑर्बिटल यानी भरे हुए d ऑर्बिटल है, सारे के सारे क्या है ये भरे हुए d कक्षक। तो ये आपकी कोई मेटल है। इस मेटल के पास में कोई आपका लिगेंड, इस मेटल से कोई आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये लिगेंड का p ऑर्बिटल है, यानी ये आपके लिगेंड का भरा हुआ ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत बोलता है, ये तो है आपका पहले सिद्धांत की बात करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से संपर्क करता है या लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, उस दौरान क्या होता है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपका कोई लिगेंड है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड्स के भरे हुए कक्षक मेटल के खाली d ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का दान करेंगे। ये आपके अपना लिगेंड्स का ये क्या है, ये लिगेंड का भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसमें आपके क्या है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालेगा, मेटल्स के खाली ऑर्बिटल में, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के खाली ऑर्बिटल में डालेंगे। तो इस दौरान क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। यानी आपका जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है, आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है वो मेटल्स को दे रहा है। वापस से बता रहा हूँ क्या कि लिगेंड के भरे हुए कक्षक है वह मेटल के रिक्त कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स देकर ओवरलैपिंग करेंगे, यानी अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन के द्वारा आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या किया, लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल्स ने मेटल के खाली ऑर्बिटल्स ने क्या की, ओवरलैपिंग की, इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, दान किया। और इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन से पश्चबंध सिद्धांत ने क्या बोला कि इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ कहाँ पे, केंद्रीय धातु परमाणु के वेकेंट d ऑर्बिटल्स में। कहाँ पे, वेकेंट d ऑर्बिटल में ही तो इस लिगेंड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाले। कहाँ पे डाले, केंद्रीय धातु परमाणु के वेकेंट d ऑर्बिटल में। अब वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो डाल दिए, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का। लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के होने के पश्चात और लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने के पश्चात इस मेटल पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस
ऋणावेश को स्टेबल करने के लिए जो आपका ऋणावेश आया मेटल पे, इस ऋणावेश को स्टेबल करने के लिए जो मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं, क्या मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं, वह ऑर्बिटल लिगेंड के खाली ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का क्या है, खाली ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस दौरान जो बंध बनेगा वो बंध होगा आपका पाई बॉन्ड होगा, पाई बात समझ में। और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार इस पाई बॉन्ड बनने को ही अपन क्या बोलते हैं, पश्च बंधन या पश्च आबंध कहते हैं, या पश्च बंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के बात ये क्या है कि लिगेंड के द्वारा मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दिए, यानी लिगेंड के भरे हुए डी ऑर्बिटल, लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल ने मेटल के खाली डी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की। इस दौरान तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन देने के कारण मेटल पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया और आपका संकुल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब संकुल अनस्टेबल हो गया तो इसको स्टेबल करने के लिए, मेटल के भरे हुए असंकृत द्विकक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के असंकृत द्विकक्षक लिगेंड के खाली कक्षकों से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के दौरान पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पश्च बंधन या पश्च बंधन सिद्धांत। यानी तो ये बैक बॉन्डिंग, ये पीछे से बॉन्डिंग होगी इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्लियर है भाई यहाँ पर? तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो पाई बंध का निर्माण करते हैं और पाई बंध का जैसे निर्माण होता है तो पाई बंध को क्या बोलते हैं, पश्च बंध बोलते हैं। और ये पूरी थ्योरी आपको क्या कहलाती है, पश्च बंध सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, ऐसे मान लो आपकी निकेल धातु है, इससे आपके कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये आपके CO लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये CO लिगेंड आपके इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये आपका ये है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये आपका पाई बॉन्ड होगा ये, और एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है? फटाफट से आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लियर है, आपका पश्च बंध सिद्धांत क्लियर है और आपका विद्युत उदासीनता, दोनों सिद्धांत क्लियर है। दोनों सिद्धांत इसकी व्याख्या करते हैं, दोनों सिद्धांत जो संकुल यौगिकों में स्टेबिलिटी की व्याख्या करते हैं। ये सिद्धांत दोनों ही बताते हैं जो संकुल यौगिक के अंदर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है केंद्रीय धातु परमाणु पर, फिर भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, क्लियर? फटाफट से आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे है आपका, आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि चिलेशन क्या होता है या चिलेट क्या होते हैं। चिलेशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलेटीकरण क्या है, इसको चिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनता है चिलेशन क्या है या चिलेटीकरण क्या है, संक्षिप्त में समझाइए या शॉर्ट नोट कीजिए। ठीक है, तो देखो चिलेटीकरण क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है चिलेशन। चिलेशन या चिलेटीकरण, चिलेटीकरण। ठीक है, क्लियर? तो देखो चिलेट क्या है, चिलेट क्या है या चिलेटीकरण क्या है। तो देखो जब बहुतंतुक लिगेंड एक से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं
तो एक वलय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? वलय का निर्माण करेंगे। उस वलय को तो अपन क्या बोलेंगे? चिलेट वलय या कीलेट वलय। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कीलेट वलय। और इस वलय के बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? चिलेशन या कीलेटीकरण। क्लियर है? ये क्या है? कीलेटीकरण। वापस से बता रहा हूं, जब बहुतंतु लिगेंड एक से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो एक चक्रीय वलय युक्त संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को चिलेट संरचना कहते हैं। और इस वलय की बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? चिलेशन कहते हैं या कीलेटीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल समझना इसको। देखो, अगर मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट का सिंबल है, इसमें दो मॉलिक्यूल तो आपके इथाइलिन डाइएमीन के हैं और दो अणु आपके क्लोरीन के हैं। इथाइलिन डाइएमीन आपका एक द्विबंधक लिगेंड है, जबकि क्लोरीन परमाणु आपका एक बंधक लिगेंड है। तो देखो, इसमें कीलेट वलय का कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए ये कोबाल्ट हो रहा है, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो, ये आपके इथाइलिन डाइएमीन की यूनिट जुड़ गई। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है लिगेंड के पास। ये नाइट्रोजन रहा, ये नाइट्रोजन रहा। ठीक है, एक से अधिक दाता परमाणु लिगेंड के पास उपस्थित है और वह सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है? एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं इथाइलिन डाइएमीन के 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो आपकी शेप क्या होगी देखना। जैसे मान लो आपका ये ले लेता हूँ मैं कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसकी शेप बनाएंगे अपन। तो कैसे बनेगी आपकी शेप? देखिए, तो देखो, तीनों यूनिट मैंने जोड़ दिए। 3 अणु थे आपके किसके? इथाइलिन डाइएमीन के। तीनों मैंने अरेंज कर दिए आपके। तो ये तीनों में ही क्या है? एक से अधिक दाता परमाणु है आपके। इधर नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन, 2 दाता परमाणु है किसके पास? एक आपकी इथाइलिन डाइएमीन की यूनिट के पास। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों सेंट्रल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक आपको साइक्लिक रिंग दिख रही है, एक चक्रीय रिंग बनी हुई दिख रही है। इस प्रकार से साइक्लिक रिंग बनती है तो उस रिंग को तो अपन बोलते हैं कीलेट वलय। कीलेट वलय बोला जाता है इसको। और ये जो रिंग बनने की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है चिलेशन। क्या कहलाएगी? चिलेशन। ठीक है, ऐसे देख लो। आपका एक और एग्जांपल देता हूँ। उतारिए, जैसे मान लो आपका कोई कंपाउंड है, जैसे तो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। ये प्लेटिनम धातु है, इससे भी क्या जुड़ी हुई है? आपकी इथाइलिन डाइएमीन की यूनिट जुड़ी हुई है। इथाइलिन डाइएमीन की इकाइयां जुड़ी हुई है। देखो,
से बना देते हैं इसको, वैसे तो सही है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपकी थायमिन थायमिन से घंटी जुड़ी हुई है, यानी इसके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है। तो एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है, तो एक ये क्या कर रहे हैं, वलय का निर्माण कर रहे हैं। आपको साइकिल बनी हुई दिख रही है, तो इस वलय को क्या बोलेंगे अपन, कीलेट वलय बोलेंगे। और ये जो कीलेट वलय युक्त कंपाउंड के बनने की जो प्रक्रिया है वो आपके यहाँ क्या कहलाएगी, चीलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये देखो जिन कंपाउंडों में या जिन संकुल यौगिकों में आपके जितने अधिक चीलेट वलय होगी, जिन कंपाउंडों में जितनी अधिक चीलेट वलय होगी, वह संकुल यौगिक उतने ही क्या होंगे, उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे, उतने ही अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीलेट का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो बहुतंतुक लिगेंड है वो यदि केंद्रीय दाता परमाणु से जुड़ते हैं और उनके पास एक से अधिक दाता परमाणु है, तो वह दाता परमाणु केंद्रीय दाता परमाणु से जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, और उस वलय को ही क्या कहते हैं अपन, कीलेट वलय कहते हैं। और उस वलय बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो कीलेट वलय वाले संकुल यौगिक हैं वह ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। आई बात समझ, भाई कीलेट वलय का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन कीलेट वलय बनने के बाद में जो संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी है वो क्यों बढ़ जाती है। तो इसका क्या रीजन है कि वह संकुल यौगिक कीलेट वलय बनने पर ज़्यादा स्टेबल होंगे या ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो देखो जिस भी संकुल में जितनी ज़्यादा चीलेट वलय बनेगी, मान लो किसी संकुल में 3 चीलेट रिंग बन रही है, 4 चीलेट रिंग बन रही है या 5 चीलेट रिंग बन रही है, तो किसी भी संकुल यौगिक में जितनी अधिक चीलेट वलय बनेगी वह संकुल उतना ही अधिक क्या होगा, उतना ही अधिक स्टेबल होगा। आई बात समझ में। अब स्टेबल क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए जो ये बॉन्डिंग होती है चीलेट वलय में, जो लिगेंड द्वारा धातु से बंध बनाए जाते हैं, वह बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत अधिक मजबूत होते हैं। यानी इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है चीलेट वलय के अंदर, वह बंध क्या होंगे, वह बंध बहुत अधिक मजबूत होंगे। उनको तोड़ने के लिए, उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उन बंध को तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड मजबूत होते हैं इसके अंदर चीलेट वलय के कारण। तो बॉन्ड मजबूत है तो आपकी चीलेट क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है। जैसे हेक्साडेसिमल लिगेंड होते हैं, उनमें चीलेट रिंग क्या बनती है, अधिक बनती है। इसके अलावा आपका जो EDTA है वो EDTA भी क्या होता है, बहुत अधिक स्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी चीलेट रिंग, उसमें भी क्या होते हैं, जो दाता परमाणु है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जो चीलेट रिंग्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए किसी भी संकुल यौगिक में जितनी ज़्यादा चीलेट रिंग बनेगी वह उतना ही अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर।